हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट्स विद एन के चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ सबस्टेशन। सबस्टेशन क्या होता है। तो दोस्तों, सबस्टेशन के बारे में जैसे कि आप जानते होंगे, जो हमारी ग्रिड्स की लाइन है, जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज़ हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, वो पावर स्टेशंस के सबस्टेशंस के द्वारा ही हमारी बिजली को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबस्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, किसका क्या काम होता है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें सबस्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, हम बिजली को जब जनरेट करते हैं वो अलग अलग लेवल पर जनरेट होती है, फिर उसको हमें अलग अलग जगह पे पहुंचाना होता है। तो उस पूरे सर्कल को मिलाने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट आई वो सबस्टेशन की रिक्वायरमेंट आई, जहाँ पे हम वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अलग अलग तरह के हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि हमें इंडस्ट्री में भी सप्लाई देनी है, कमर्शियल सप्लाई देनी है, आपके घरों में रेजिडेंशियल में सप्लाई देनी है। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस के द्वारा इन चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। फिर जहाँ पे लंबी दूरी पे हमें पावर को ट्रांसमिट करना होता है, वहाँ पे हमारे ट्रांसमिशन सबस्टेशन होते हैं जो कि हाई वोल्टेज पे काम करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन सबस्टेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ी अलग अलग वोल्टेज लेवल पे। ये एक सबस्टेशन है जिसका आप डायग्राम आप देख सकते हैं, आते जाते आप इसको देखते भी होंगे। तो इस तरह के जो सबस्टेशंस होते हैं वो ओपन एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कितनी तरह के टाइप्स हैं सबस्टेशंस के। तो मोस्टली दोस्तों, दो तरह के सबस्टेशन सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ में आते हैं। पहला है एयर इंसुलेटेड स्विच गेज सबस्टेशन, इसको ओपन टर्मिनल सबस्टेशन कहते हैं, जो आपको आते जाते बिजली घरों में जो दिखाई देता है वो आपका AIS है। दूसरा होता है GIS। इसके बारे में आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे, GIS पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आजकल बहुत सी अपग्रेडेड इंडस्ट्रीज जो हैं वो GIS को फॉलो करना शुरू कर दिया है। उसमें एक छोटे से मतलब एक कमरे में आपकी CT, PT, LA ब्रेकर सब आ जाता है और वो एक तरह से मेंटेनेंस फ्री भी होता है। उसके बाद अगर वोल्टेज लेवल की बात करें तो हमारे तीन तरह के सबस्टेशन होते हैं। पहला ट्रांसमिशन, दूसरा सब ट्रांसमिशन और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। जो आपके घरों में जो सप्लाई आपको पहुंच रही है या जो इंडस्ट्री में सप्लाई आपको पहुंच रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के द्वारा ही आपको मिलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि AIS सबस्टेशन कैसा दिखता है और GIS सबस्टेशन कैसा दिखता है। AIS मोस्टली आपने देखा ही है। तो ये जो दूसरी पिक्चर है इसमें मैंने डिफाइन कर रखा है GIS सबस्टेशंस के बारे में, जिसको आप देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि GIS सबस्टेशन किस टाइप का होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको अभी जो हमने सबस्टेशन की वीडियो स्टार्ट की है इसकी पूरी सीरीज़ आएगी, जिसमें हम पावर ट्रांसफार्मर, CT, PT, LA ब्रेकर, पावर ट्रांसफार्मर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ब्रीथर हुआ, बूसिंग हुआ, टैप चेंजर हुआ, ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए जो नाइट्रोजन पर्जिंग सिस्टम होता है वो कैसे काम करते हैं, नेम प्लेट कैसे पढ़ी जाती है CT, PT की, उससे हम क्या पता लगा सकते हैं, एनर्जी सेविंग कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हम अपने इस सीरीज़ में इन्वॉल्व करेंगे। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो सबस्टेशन के आगे इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हमारे होते हैं। जैसे इसमें पावर ट्रांसफार्मर होता है, उसका टैप चेंज इक्विपमेंट होता है, सर्किट ब्रेकर होते हैं, बस बार होती है, लाइटिंग अरेस्टर होता है, सर्किट स्विच, आइसोलेटर, अर्थ स्विच, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये जितने भी इक्विपमेंट होते हैं इसकी हमने लिस्ट बनाई और इस वीडियो में हम कॉमन इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा इक्विपमेंट है पावर ट्रांसफार्मर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, पावर ट्रांसफार्मर यह सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सबस्टेशन में। यह दो तरह का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जब आपको वोल्टेज बढ़ानी है, जैसे आप किसी जनरेटिंग सोर्स पे है, वहाँ पे आप वोल्टेज को 11 kV पे जनरेट करते हो इलेक्ट्रिसिटी को, अब वो आपको ट्रांसमिट करनी है 132 kV पे मान लीजिए, तो वहाँ पे आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाओगे जो वोल्टेज बढ़ा के आपको ट्रांसमिशन में दे रहा है। और जहाँ पे आपको वोल्टेज रिसीव करनी है वहाँ पे आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। वहाँ पे क्या होगा, 132/11 kV लिखा होगा। अगर आपका 11 kV का सिस्टम आपने लिया है तो वो स्टेप डाउन हो जाएगा। दूसरा इक्विपमेंट दोस्तों होता है टैप चेंजर। जब हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो कई बार हमारी प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहती, वो फ्लक्चुएट करती है, लेकिन आपको अपने सिस्टम को चलाने के लिए एक फिक्स वोल्टेज चाहिए। तो टैप चेंजर होते हैं, वो वाइंडिंग्स की टैप चेंज करके
आपकी सेकेंडरी वोल्टेज को एक डिजायर्ड लेवल तक मेंटेन करते हैं। यह दो टाइप का होता है, ऑन लोड टैप चेंजर और ऑफ लोड टैप चेंजर। ये इनके बारे में डिस्क्राइब में हम अगली सीरीज़ में इन सब इक्विपमेंट्स के बारे में फुल डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे। आज जस्ट हम एक आपको रिव्यू दे रहे हैं कि सबस्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं और वो क्या काम करते हैं। ये टैप चेंजर का एक आपके लिए डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं कि टैप चेंजर की असेंबली ट्रांसफार्मर के अंदर कैसी होती है, क्योंकि हमें बाहर से वो दिखाई नहीं देती है। तो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है लाइटिंग अरेस्टर। यह बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी सबस्टेशन के लिए। जैसे कि इसके नाम में ही है लाइटिंग अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर। आपकी लाइन में जब भी कोई सर्ज आती है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, ये इस तरह का होता है। तो जब भी कोई सर्ज आती है, मान लीजिए यहाँ से आपका 132 kV का सिस्टम है और इसमें मान लीजिए 150 kV आपका जनरेट हुआ है, आपकी लाइन में कोई प्रॉब्लम आई है या फिर कोई लाइटिंग स्ट्राइक हुई है जिससे आपकी वोल्टेज बढ़ गई, तो ये लाइटिंग अरेस्टर क्या सबसे पहले लगता है सबस्टेशन में। इससे क्या होगा, जैसे ही आपकी वोल्टेज का सर्ज आएगा, लाइटिंग अरेस्टर लो ग्राउंड पाथ प्रोवाइड करवा देगा उस सर्ज को, और इस पाथ के थ्रू आपकी जो लाइटिंग की जो सर्ज आई है वो ग्राउंड हो जाएगी और आपके आगे के जो इक्विपमेंट हैं वो आपके सेफ हो जाएंगे। यही इसका काम होता है। यह मोस्टली जिंक ऑक्साइड मटेरियल का बनता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इक्विपमेंट है सबस्टेशन का, इनके बाद वो है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बताएंगे किस काम आता है। देखिए, हाई वोल्टेज लाइन में आप कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट लेके उसकी करंट को मेजर नहीं कर सकते। आपको मीटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए कंटिन्यूस करंट मेजर करना होता है, वो भी जो आपकी रेंज में रहे। तो इसलिए हम करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इसमें हमारे जो प्राइमरी है, इसको हम जो कंडक्टर होते हैं उसमें फिक्स कर देते हैं, और ये जो सेकेंडरी है यहाँ से हम टैपिंग करके करंट को मेजर करते हैं। जैसे 150/1 एम्पियर का मान लीजिए सीटी है, तो यहाँ पे जब 150 एम्पियर आपका लाइन में फ्लो होगा तो वो 1 एम्पियर आपका इन टर्मिनल से हमको मिल जाएगा। तो यही करंट ट्रांसफार्मर का काम होता है। तो नेक्स्ट इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे हम। नेक्स्ट है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जैसे करंट ट्रांसफार्मर से आप करंट मेजर करते हैं, वैसे ही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपको ऐसा दिखता है, और इससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं कि हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है मीटरिंग और प्रोटेक्शन सर्किट में। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है आइसोलेटर्स। आइसोलेटर जैसे आपका घर में बटन होते हैं लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, ऐसे ही ये आइसोलेटर होते हैं आपकी लाइन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में देखिए, जैसे आपको ऑन ऑफ करना होता है। ऑन ऑफ से क्या होगा, मान लीजिए आपको सप्लाई हेल्दी करनी है तो आप सर्किट ब्रेकर की हेल्प से ऑन करेंगे। ये SF6 बेस्ड सर्किट ब्रेकर होते हैं। SF6 गैस इसमें जो है वो एज ए इंसुलेटर काम करती है आर्क क्वेंचिंग में। तो सर्किट ब्रेकर्स ऑन और ऑफ आपकी डिमांड के हिसाब से यूटिलाइज किए जाते हैं इस सर्किट में, क्योंकि मैकेनिकल डिवाइस है, ये मेक और ब्रेक करता है करंट को, किसमें, एक स्पेसिफिक रेंज में और विद प्रोटेक्शंस। उसके बाद आप देखते हैं बहुत सारी बस बार और स्ट्रक्चर्स होते हैं एक सबस्टेशन में, जो कि आधार होते हैं, उसके ऊपर सारे इक्विपमेंट्स ये रखे जाते हैं। तो जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है, इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें बस बार और बहुत सारे सपोर्टिंग इंसुलेटर लगे रहते हैं। मोस्टली एल्यूमिनियम का होता है, कई कई जगह कॉपर का भी यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एल्यूमिनियम ही रहता है। उसके बाद बैटरीज। सबस्टेशन में दोस्तों आपको बैटरी देखने को मिलती हैं। इनका मेन पर्पज़ क्या होता है, ये लाइटिंग वाइटिंग के लिए ठीक है, हम इनसे ले लेते हैं 1-2 बटन, लेकिन इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है आपके सबस्टेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, आपके ब्रेकर्स को, आपकी रिलेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। देखिए, मान लीजिए आपकी AC फेल हो गई, उस केस में आपका DC सर्किट हेल्दी होना चाहिए जो उस ब्रेकर को ट्रिप करवा सके, और जब आपकी सप्लाई वापस आ जाए उस कंडीशन में भी आपके ब्रेकर हेल्दी होने चाहिए कि आप उनको ऑन या ऑफ कर सकें। इसलिए बैटरीज़ को हम सबस्टेशंस में या जितने भी हमारे सेंटर्स होते हैं वहाँ पे हम इनको देते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है दोस्तों कंट्रोल रूम। जितने भी इक्विपमेंट हमने अभी तक देखे हैं, इन सब की जो हम बोलते हैं मॉनिटरिंग करते हैं, वो कंट्रोल रूम से करते हैं। यहाँ इन सारे इक्विपमेंट से हम वायरिंग को कंट्रोल रूम के पैनल्स में, C&R पैनल्स में लेके जाते हैं, और वहाँ पे बैठ के हम इन सब की मॉनिटरिंग करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एक बेसिक
जो एक सबस्टेशन होता है उसमें क्या क्या लगा होता है, किसका क्या काम होता है, वो आपको समझ में आया होगा। अब हमने सबस्टेशंस की सीरीज़ शुरू की है हमारे चैनल पे। अब इसके बाद हम पावर ट्रांसफार्मर की पूरी डिटेल जानेंगे, उसमें जो जो इक्विपमेंट लगे होते हैं सबकी डिटेल जानेंगे, और जितने इक्विपमेंट मैंने आज बताए हैं इनको हम डिटेल में समझेंगे कि सीटी क्या होता है, पीटी क्या होता है, उसका बर्डन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो हर चीज़ हम हमारे इस चैनल पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, गुड बाय।